रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी जाती हैं जब तक कि उनको पानी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। आज जैसे ईवीएस का सेशन है तो उस ईवीएस की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने ऑलरेडी 15 चैप्टर डिस्कस करा चुका है। और आज जो चैप्टर है 16 से लेकर 20 तक, मतलब कि आज 5 चैप्टर और मैं डिस्कस कराऊंगी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब मैं बताती हुए चलूंगी। फालतू की बातें नहीं होंगी, फालतू का टॉपिक नहीं पढ़ा जाएगा, बस जो इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस किया जाएगा। और मैं साथ के साथ बताऊंगी भी कि सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 16 चैप्टर है चू चू करती आई चिड़िया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा, जो सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। तो गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा ये सब क्या है, अपनी जोड़ी बनाकर वो अपनी जोड़ी बनाकर घोंसला बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो जोड़ी बनाकर घोंसला बनाता है, गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा इन पर चर्चा करें। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि गिज्जू भाई बधेका कहाँ रहते थे, तो गुजरात के थे। वो क्या करते थे, वो मज़ेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे और वो उस पत्र को लिखकर बच्चों को भेजते थे जिसमें वो आसपास के पक्षियों के बारे में बताते थे। ठीक है, तो गिज्जू भाई बधेका के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर बताए, एक गिज्जू भाई बधेका के बारे में, एक ये कि गौरैया फाख्ता शक्कर खोरा जो है वो जोड़ी के साथ घोंसला बनाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब घोंसले में वो अंडे दे देते हैं तब उन बच्चों को खिलाने के लिए माँ बाप, मतलब कि दोनों लोग तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज खिलाते हैं उन्हें और इसमें व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच, यहाँ से देखिए सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कल चिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कल चिड़ी चिड़िया किसको कहते हैं, इंडियन रॉबिन को कहते हैं। ठीक है, तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडा कौन देती है, तो कल चिड़ी जो है वो पत्थरों के बीच सड़क के किनारे अंडे देती है। ठीक है, और घोंसला किससे बना होता है, घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। ठीक है, कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। तो कलचड़ी घोंसला पहला पॉइंट है, कलचड़ी चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच सड़क के किनारे बनाती है। और अपने घोंसला बनाने में वो घास का यूज करती है, नाजुक टहनी का, जड़े का, ऊन, बाल, रुई, इन सभी का वो यूज करती है। ठीक है, और देखिए कौवे का घोंसला कैसा होता है, कौवे का घोंसला कैसा होता है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। तो कौवे का घोंसला कैसा होता है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। जो कलचड़ी चिड़िया होती है वो रुई और ऊन, जड़ें ये सब क्या बिछा देती है ताकि उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर मिल सके। ठीक है, और जो कौवा होता है वो लोहे के तार लगाता है और लकड़ी की शाखाएं लगाता है अपने घोंसले में। ठीक है, इस पैरा में ये बताया गया है कि कलचड़ी क्या करती है, खाना ढूंढने के लिए जाती है अपने बच्चों के लिए और खाना लेकर आती है और बच्चे के मुंह में खाना खिला देती है। ठीक है, छोटे छोटे शायद कीड़े खिलाती हो और जब शाम हो जाती है तो कलचड़ी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कोयल के बारे में। कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कोयल क्या करती है, अपना घोंसला ही बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवे को लगता है कि वो उसी के अंडे हैं और वो कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कौन सी ऐसी चिड़िया जो घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में जाकर अंडा देती है, तो वो कोयल है। ठीक है, ये देखिए, ये इस पॉइंट में देखिए कौवा क्या है, पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जबकि फाख्ता क्या है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल में। दूसरा पॉइंट क्या है, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया कहाँ बनाती है, गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास घोंसला बनाती है। ठीक है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, चाहे वो अलमारी के ऊपर
बाहर हो, आईने के पीछे हो, घर की दीवार के आले में। ठीक है, कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं पुराने मकान या खंडरों में। एक बार कबूतर के बारे में पूछा भी गया था कि कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो पुराने मकान या खंडरों में कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है, मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया आमतौर पर घर में घोंसला बनाती है। ठीक है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, यहाँ पर गौरैया घोंसला बनाती है। ठीक है, कबूतर क्या करता है, पुराने मकान या खंडरों में घोंसला बनाता है। बसंत गौरी क्या करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है, अब देखिए दर्जिन चिड़िया जैसे दर्जी होता है ना, वैसे ही होती है दर्जिन चिड़िया। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो दर्जिन चिड़िया आप देख पा रहे होगे, दर्जिन चिड़िया क्या करती है, पत्तों को क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से सिल लेती है। ठीक है, उसके बाद एक थैली जैसी बन जाती है, जैसा कि देख रहे हो आप, और उसी में जाकर वो अंडा दे देती है। ठीक है, यही उसका घोंसला होता है दर्जिन चिड़िया का। अब देखिए शक्करखोरा के बारे में। शक्करखोरा क्या होते हैं, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा भी गया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है, तो शक्करखोरा। ठीक है, और ये जो घोंसला बनाता है इसमें किन चीजों का यूज करता है, बाल का, बारीक घास का, पतली टहनियों का, सूखे पत्ते, रुई का, पेड़ की छाल के टुकड़ों का और कपड़े के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि ये मकड़ी के जाले भी ले आता है और अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, लटकता घोंसला बनाता है ये। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, तुम वीवर पक्षी के बारे में जानते हो क्या? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो नर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसलों को पहले देखता है और फिर जब उसे पसंद आ जाता है तो उसमें ही वह अंडा देती है, तो वो है मादा वीवर पक्षी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वीवर पक्षी कैसे होते हैं। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, और फिर मादा क्या करती है, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे पसंद आ जाता है उसी में वो अंडे दे देती है। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। ठीक है, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही क्या करते हैं, अंडे चुरा लाते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार अपनी समझ बनाने के लिए याद रख सकते हो, और पूछा भी जा सकता है कि पक्षियों के अंडे कौन तोड़ देता है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं और घोंसले को तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाना होता। तो देखिए अब समझ में आ गया, घोंसला क्यों बनाते हैं पक्षी, केवल अंडे देने के लिए। जब उनसे अंडे से बच्चे निकल आते हैं और वो उड़ना सीख जाते हैं तो पक्षी क्या करते हैं, अपना घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, और पक्षी घोंसला छोड़कर कहाँ जाते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, अलग अलग जगह वो चले जाते हैं। और दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन पर, तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। ठीक है, देखिए सभी पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। पानी में तैरने के लिए अलग होते हैं, टहनियों को पकड़ने के लिए अलग होते हैं, शिकार पकड़ने के लिए अलग होंगे, पेड़ पर चढ़ने के लिए अलग, और जमीन पर चलने के लिए भी अलग होते हैं। ठीक है, पक्षियों को चोंच देखिए, मांस चीरने फाड़ने के लिए, ठीक है, मांस चीरने और फाड़ने के लिए चोंच है ये। ठीक है, लकड़ी में छेद करने के लिए लंबी होती है, फूलों का रस चूसने के लिए ऐसी होती है, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर खाने के लिए है ये, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए है, और ये काटने के लिए है। ठीक है, तो पक्षियों की चोंच जैसी होती है वैसे ही वो खाना खाते हैं। ठीक है, अब देखिए जानवरों के दांत के बारे में जान लेते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि गाय पत्तों को काटने के लिए कौन से दांतों का यूज करती है, तो आगे के दांत का। ठीक, घास चबाने के लिए गाय के दांत कैसे होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, एक बार ये पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में, तो आप ये माइंड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। ये बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है,
तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, ठीक है, जो मांस फाड़ने के लिए होते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शरीर को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा वह कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत तो होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है, तो वो होता है सांप, ठीक है। गिलहरी के दांत, वो ऐसा ये पूछा गया था एक बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो है गिलहरी। और इसके दांत मतलब बढ़ते तो रहते, तो आज तो बहुत बड़े होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते भी रहते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ डिस्कस कराया है जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। देखते हैं 17 चैप्टर। अब हम देखेंगे 17 चैप्टर जो कि है नंदिता मुंबई में। इसमें क्या होता है, नंदिता अपनी माँ के साथ मुंबई जाती है जहाँ पर उसके मामा रहते हैं, वहाँ पर उसकी माँ का इलाज कराने के लिए वो जाती है, ठीक है। तो मुंबई में वो झुग्गी झोपड़ी में रहती है और उसी एक कमरे में सोना, किचन, वॉशरूम सब कुछ होता है। तो वो ये सब चीज़ें वे यहाँ इस चैप्टर में बताई गई हैं कि मुंबई में कितने पानी की किल्लत है, कैसे लोग एक ही घर, एक ही रूम में कितने सारे लोग सोते हैं, कितना कुछ दिक्कतें होती हैं। उसकी मामी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करने के लिए जाती हैं, झाड़ू पोछा लगाने जाती हैं, ठीक है। और उनकी जो झोपड़ी है उसमें को हटाने के लिए तीसरी बार नोटिस भी मिला हुआ है कि अब ये झुग्गियां हटाई जाएंगी और दूसरी जगह उन्हें घर अलॉट किए जाएंगे जो कि शहर से बहुत दूर है और वहाँ पर पानी और बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के चैप्टर से कुछ भी नहीं बना है आज तक पेपर में, ठीक है। बाकी आप नज़र डालने को एक बार देख लीजिएगा, सीटेट का कुछ भरोसा नहीं, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 18 चैप्टर। अब हम देखेंगे 18 चैप्टर, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है। इसमें एक नल्ला मड्डा जो कि गांव है आंध्र प्रदेश, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि कोई जब घर पे आया तो उसे कोल्ड ड्रिंक दे दी गई पानी की जगह, पानी नहीं थी तो कोल्ड ड्रिंक ही दिया गया, तो उसने भी मना कर दिया कि कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे पानी दे दो, ठीक है। इस तरह से है। और जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी पानी की बहुत किल्लत है, पानी के टैंक आते हैं तब लोग बाल्टी लेके भागते हैं पानी भरने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक सीन दिखाया जा रहा है कि वाटर पार्क में बहुत पानी वेस्ट हो रहा है और यहाँ लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है ये है, गंदा पानी पीने के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे से बीमार हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि गंदा पानी पीने से क्या दिक्कतें आती हैं। तो गंदा पानी पीने के कारण लोगों को दस्त और हैजे हो जाते हैं, ठीक है। और पीने के लिए क्या करना चाहिए, पतीले में पानी उबाल कर ही पीना चाहिए, उबला हुआ पानी ही हमें पीना चाहिए ताकि हमें दस्त और हैजे से छुटकारा मिल सके। और आगे जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए जब दस्त और उल्टियाँ होती हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारा पानी निकल जाता है, यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए, ठीक है। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब दस्त या उल्टियाँ आती हैं तो शरीर में क्या होता है, शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है। और शरीर में पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो कैसे पूरा किया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए और पानी में शक्कर और नमक को मिलाकर पीना चाहिए, ठीक है। तो बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तो नमक और चीनी का घोल ही उसे पिलाते रहें, साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पूछा जाए कि बीमार व्यक्ति को जब दस्त और उल्टी आती है तो क्या करना चाहिए, नमक और चीनी का घोल पिलाना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटे बच्चे को क्या है, माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था, पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, होलगुंडी गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में क्या हुआ था, लोगों को पानी की कमी की आदत हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया, पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे, बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों
बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने हमारे इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का क्या नाम है? भीमा संघ। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भीमा संघ किस प्रकार की पंचायत है, तो बच्चों की पंचायत है भीमा संघ। ठीक है, बच्चों की पंचायत का नाम क्या है? भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिससे बारिश का पानी भरा रहता था, उसमें मछलियां भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की किया। ठीक है, अब देखिए भीमा संघ की वजह से ही ये जो परेशानी है ये दूर हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से बारिश आई और टंकी वगैरह उन्होंने सही कर दी। ठीक है, बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर क्या, उन सब ने बारिश का इंतजार किया। बारिश आई, टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली चुरा कर ना ले जाए। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर से पानी में भर गई। उसमें पूरा साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गाँव के बाकी कुएं और तालाबों में भी पानी भरना लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं। और जो भीमा संघ की कहानी है ये क्या, रियल स्टोरी है। ठीक है, और ये जो भीमा संघ कहाँ पर था? कर्नाटक के होलगुंडी गाँव में। और भीमा संघ में क्या होता है? बच्चों की पंचायत होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की समस्या को किसने सही करवाया था? तो भीमा संघ ने। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम देखेंगे 19 चैप्टर जो कि है जड़ों का जाल। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिए ये है, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, और घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला होता है। ठीक है, इसे आसानी से क्या है, हाथ से नहीं निकाला जाता बल्कि खुरपी से खोद कर ही घास निकाली जा सकती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसकी जड़ें जितना जमीन के ऊपर होती हैं उतना ही जमीन के नीचे फैली होती हैं, तो वो घास का पौधा है। ठीक है, और घास की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे जड़ों द्वारा पानी लेते हैं। ठीक है, पौधे को पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से पौधों को पानी मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए यहाँ पर और एक बरगद के पेड़ की लटकन। ठीक है, बरगद में जो लटकन होती है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये लटकन है सारी। बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं। ठीक है, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। तो जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ठीक है, और ये जो टहनियों से निकलती हैं ये भी बरगद की जड़ें होती हैं और ये पूरा जमीन तक ऐसे चली जाती हैं और ये जमीन के अंदर फिर से घुस जाती हैं। इससे क्या है, पेड़ को सहारा मिलता है। ठीक है, तो ऐसा पूछा भी गया था एक बार, किस पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और वो पेड़ को सहारा देती हैं? तो वो बरगद की जड़ें हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बरगद के बारे में काफी बार क्वेश्चन आया भी है इससे। ठीक है, अब देखते हैं पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। अगर किसी जगह पर लोग पेड़ को काटना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि किसी इलाके में यदि कोई पेड़ की छटाई करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। पहला तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है उसकी जो लंबाई होती है, ऊंचाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो पत्तियां होती हैं बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी? यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें। तो रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं और वो वहाँ तक जाती हैं इस पेड़ की जड़ें जहाँ तक कि उन्हें पानी ना मिल जाए। जब उन्हें वो एक तरह से क्या होता है, वो पानी की खोज में जड़ें फैलती जाती हैं। जब उन्हें पानी मिल जाता है तो वो वहीं पर रुक जाती है। ठीक है,
यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है वो क्या, उसमें क्या है, पानी जो है वो इस पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी जाती हैं जब तक कि उनको पानी ना मिल जाए। और जो पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, और जिस इलाके में ये रेगिस्तानी ओक पाया जाता है वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कहाँ के लोग रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम देखते हैं 20 चैप्टर मिलकर खाएं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए कक्षा में, ये पेडागोजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कक्षा में पार्टी करवाने का क्या कारण हो सकता है। बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठाकर खाने के अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर एक कक्षा में पार्टी करवाई जाती है तो उसमें क्या होता है, विविधता में एकता मिलती है। ठीक है, जैसे कि विविध प्रकार के बच्चे होते हैं कि अलग अलग धर्मों के, संस्कृति के, तो वो सब जब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, विविध प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, तो बच्चे क्या है, एक दूसरे की लैंग्वेज भी सीखते हैं, एक दूसरे की व्यवहार को भी सीखते हैं, है ना। इस तरह से विविधता को पहचाना जा सकता है इस तरह के क्रियाकलाप करा के। ठीक है, तो पेडागोजी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है ना। तो असम में क्यों मनाया जाता है, चावल की नई फसल कटती है तब असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बांस से भेलाघर बनाया जाता है। ठीक है, और सभी लोग मिलकर बिहू की तैयारी करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर माघ बिहू 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा भी गया था कि बिहू के पहले दिन के फेस्टिवल को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा भेलाघर किसे कहते हैं, तो अस्थायी छप्पर बनाया जाता है उरुका वाले दिन, उसी को भेलाघर कहा जाता है। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। ठीक है, अब जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोरा। बोरा जो चावल की किस्म है कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था। तो बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, तो बोरा क्या है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। जब इसी की फसल कटती है तो उसी की खुशी में क्या है, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोरा चावल की किस्म कहाँ पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है। अब जैसे ये पूछ सकता है ऐसा कौन से चावल की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, तो वो बोरा। ठीक है, अब देखिए रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा। तो चेवा चावल के बारे में हम जानेंगे। चेवा चावल क्या होता है, किस तरह बनता है। ठीक है, तो ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे, थोड़ी देर में बन जाएगा चेवा चावल। अब जैसे पूछेगा वो कौन सा चावल है जिसे केले के पत्तों से ढक कर बनाया जाता है, तो वो है चेवा चावल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें बता रही हूँ। पूछे जा सकते ही नहीं, पूछे गए भी हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिया है ज़्यादातर औरतों ने, जब ये असम का बिहू फेस्टिवल होता है तो औरतें और जो पुरुष हैं वो क्या कपड़े पहनते हैं, तो औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। तो मतलब कि जब असम में बिहू का फेस्टिवल होता है तो औरतें क्या पहनती हैं, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमेल क्या पहनती हैं, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, चादर पहनती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या वो लोग तैयार होकर भेलाघर के पास पहुंच जाते हैं। ये है भेलाघर, जी जैसा आप देख पा रहे होगे, ये भेलाघर है, इसके पास वो लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तैयार व्यार होकर इसके पास पहुंच जाते हैं वो लोग। इसके बाद ढोल बजते हैं, मस्ती में सब लोग गीत गाने लगते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। ठीक है, और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, केले के पत्तों पर खाना खाते हैं वो लोग, सब हंसते गाते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, और सभी रात पर क्या करते हैं, भेलाघर में ही रहते हैं। ये जो भेलाघर बनाया जाता है छप्पर वाला, इसी में रहते हैं रात में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है,
फिर सुबह उठकर जो मेजी होती है, मेजी को जलाना है और भेला घर भी। इसके बाद सुबह उठकर वो लोग मेजी को जला देते हैं और उसके बाद भेला घर को भी जला देते हैं। ठीक है, तो ये होता है बिहू फेस्टिवल में। अब देखिए मिड डे मील के बारे में कि मिड डे मील कब से शुरू हुआ और इस दिन क्या होता है। तो मिड डे मील में क्या होता है, स्कूल में क्या है, मिड डे मील दिया जाता है, मतलब दिन का खाना खिलाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, गोले में बैठ जाते हैं। ठीक है, कई दिन अलग अलग बच्चों के साथ बैठते हैं और कई दिन अलग अलग बच्चों के साथ बैठते हैं, इससे वो नए दोस्त भी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो लोग मिड डे मील खाते हैं, जो भी खाना बनता है स्कूल में वो खाते हैं। अब देखिए मिड डे मील होता क्या है। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए, या सभी बच्चों का अधिकार है। तो किस क्लास के बच्चों को, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गरम खाना मिलेगा, दिन का खाना मिलेगा, और ये सभी बच्चों का अधिकार है। ठीक है, तो ये था बच्चों का हक मिड डे मील के बारे में और बिहू फेस्टिवल के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा। बहुत क्वेश्चन बनते हैं बिहू फेस्टिवल से। ठीक है, तो ये 20 चैप्टर आज मैंने क्लियर करा दिया है और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम 5 चैप्टर और डिस्कस कराएंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।